डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर इंस्टीट्यूट कॉमर्स एजुकेशन अलीगढ़। पिछले सेशन में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की स्टडी करी थी। इस सेशन में फर्स्ट एग्जाम्पल उसी सेशन का रिवीजन है तथा थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। आगे रिजर्व फंड्स के बारे में स्टडी करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है, A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1 with effect from 1 अप्रैल 2018। ये जो इफेक्ट में आया है वो आया 1 अप्रैल 2018 को, और उन्होंने क्या निर्णय लिया है कि 3:2 में उनका नया प्रॉफिट होगा। बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट्स। लेकिन ये डिसीजन जब लिया गया वो तब लिया गया जब ये प्रॉफिट 90,000 का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था ओल्ड रेशियो में। तो हमें अब एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी जिससे कि जो ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इसको हम न्यू रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। गुडविल फॉर द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,35,000। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स अपीयर्ड इन द बुक्स ऑन 31 मार्च 2019 वाज ₹1,50,000 ऑफ ए एंड ₹90,000 ऑफ बी। हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री आपको मालूम है कि दो जनरल एंट्री पास होंगी, एक तो होगी प्रॉफिट के रिलेशन में और एक होगी गुडविल के रिलेशन में। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसमें क्या इफेक्ट आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें करना है वर्किंग नोट में अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बेसिस पे ही हम प्रॉफिट और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग तरीके से। वर्किंग नोट में हम जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, पार्टनर लिखते हैं हम ए और बी, और यहाँ पर ओल्ड रेशियो और यहाँ पर न्यू रेशियो, और यहाँ पर आ गया इसका 2:1 ओल्ड था और 3:2 न्यू था। तो इसके बाद इसका टोटल होता है 3 और इसका टोटल होता है 5। अब 3 और 5 फैक्टर नहीं है किसी का, तो 3 में हम करेंगे 5 का मल्टीप्लाई और 5 में करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई। तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 इज़ 5, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर आ गया, ये 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया तो आया 1 प्लस का, 5 में से 6 गया तो आया -1। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू 1/15 और गेनिंग रेशियो ऑफ बी इज इक्वल टू -1/15। तो ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो आ गया। अब हम बात करते हैं हमारी प्रॉफिट को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। तो मैं यहाँ पर तो केवल अभी आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद में अगले में उसको जनरल एंट्री में करके कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हम पहले प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड था हमारा कितना, 90,000 इज इक्वल टू ₹90,000। अब प्रॉफिट के केस में क्या होता है, अगर प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बढ़ चुका है और अब न्यू रेशियो में कोई अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका मतलब है ओल्ड रेशियो में उसको ज़्यादा मिला था और न्यू रेशियो में उसको कम मिल रहा है। तो जब पहले उसको ज़्यादा मिल चुका है तो अब वो जिसको ज़्यादा मिलना चाहिए उसको उतना अमाउंट देगा। तो अब पहले देखते हैं सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ए को पहले ज़्यादा मिल चुका होगा और अब उसे कम मिलना चाहिए। तो ए का शेयर कितना होगा इसमें, इज इक्वल टू ₹90,000 मल्टीप्लाई बाई 1/15, दैट विल बी इज इक्वल टू ₹6,000। और बी का शेयर कितना होना चाहिए इसमें, इज इक्वल टू सेम शेयर आएगा वैसे, लेकिन मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको, 1/15 इज इक्वल टू ₹6,000। ये है सैक्रिफाइस है और ये है गेन।
तो इसका मतलब ए देगा बी को, तो ए का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट और बी का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। गुडविल के केस में उल्टा होता है, क्योंकि गुडविल जो होती है फर्म की, गुडविल कितनी है, गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू रुपीज 1,35,000। तो ए का शेयर कितना है इसमें, ए रुपीज 1,35,000 इंटू 1/15, दैट विल बी रुपीज 9,000, और बी का शेयर इज इक्वल टू रुपीज 1,35,000 इंटू 1/15 इज इक्वल टू रुपीज 9,000। ये यहाँ पर भी केस वही है, सेक्रीफाइस ये कर रहा था और ये गेन कर रहा है। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, बी जब गेन कर रहा है शेयर को, तो गुडविल मतलब वो कंपनी का ज़्यादा हिस्सा अपने पास रख रहा है और उसको गुडविल का रुपया ए को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बी कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट और ए कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। अब इसकी मैं जनरल एंट्रीज और इसका जो ट्रीटमेंट है कैपिटल अकाउंट में वो करके दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब इसमें जो हमारी डेट, जिस डेट को हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये इफेक्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को। तो 2018 अप्रैल 1। तो फर्स्ट हम करेंगे प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट में क्या हुआ था, ए ने सेक्रीफाइस किया था, मतलब ए को पहले ज़्यादा मिल रहा था, पहले ज़्यादा मिल चुका था, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था वो, और अभी उसे कम मिलना चाहिए। तो ए अपना जो उसने ज़्यादा ले लिया था वो हिस्सा बी को ट्रांसफ़र करेगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। नरेशन इतना ही लिख सकते हैं हम। इसके बाद हमारा कितना रुपये था, 6,000, ये डेबिट हो गया इसके में, और 6,000 ये क्रेडिट हो गया इसके में। अब सेकंड हमारी जो एंट्री होगी वो होगी गुडविल को लेकर। लेकिन गुडविल के केस में क्या हो रहा है, गुडविल फर्म का एक फर्म अगर हम बेचते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो हमें उसमें गुडविल मिलती है। तो जो हिस्सा अपना छोड़ रहा होता है उसको गुडविल देता है जो बंदा हिस्सा गेन कर रहा होता है वो। तो इसमें कौन गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है, तो बी देगा ए को। तो बी कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये हो गया 9,000 रुपीज़ और ये हो गया 9,000 रुपीज़। ये हमारा क्लियर हो गया इस तरह से जनरल एंट्री के रूप में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, ये है हमारा ए का और ये बी का, ये पर्टिकुलर, ये भी ए का और ये बी का। सबसे पहले हमें इसका बैलेंस अपना लेना होगा। बैलेंस फर्स्ट किसमें, बैलेंस कितना था ओपनिंग स्टॉक में, बैलेंस था हमारा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में आपका आएगा 1,50,000 ए का था, यहाँ पर लिखा हुआ है 1,50,000 ए का, और 90,000 हमारा बी का। इसके बाद जो एडजस्टमेंट होंगी वो हमें दोनों के अकाउंट में डालनी है। तो एक हमने एंट्री की थी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हुई थी 6,000 रुपीज़ से। तो एज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में किसकी, प्रॉफिट की। तो बीज कैपिटल अकाउंट की एंट्री में जैसे आप कैश बुक में एंट्री करते थे, जिस अकाउंट में आप एंट्री कर रहे हो उसमें उसका नाम नहीं आता है,
तो जब हमें ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है तो ए के डेबिट साइड में 20 कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। जैसे आप कैश बुक और बैंक की एंट्री करते थे 2 कॉलम कैश बुक में या 3 कॉलम कैश बुक में, तो हम ऐसे ही करते थे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो ए के डेबिट साइड में 20 कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा 6000 रुपीज़। ऐसे ही यहाँ पर उल्टी तरफ बाई 20 कैपिटल अकाउंट बाई एस कैपिटल अकाउंट बाई एस कैपिटल अकाउंट बाई एस कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, ए के कैपिटल अकाउंट से मेरे पास बी के पास आए हैं 6000 रुपये क्रेडिट में। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। ऐसे यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये एडजस्टमेंट है हमारा प्रॉफिट का। एक नरेशन के लिए छोटा सा तौर पे हमने लिख दिया है। इसके बाद अगली बात क्या थी, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था गुडविल के केस में। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट था 9000 रुपये से और एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था 9000 रुपये से। तो हम करेंगे यहाँ पर एस कैपिटल अकाउंट, तो ए कैपिटल अकाउंट कितना था 9000 रुपीज़ था, बी के में ये डेबिट हुआ तो ए कैपिटल अकाउंट में, और बाई 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट में ए के अकाउंट में 9000 रुपीज़ यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दिए। अब हम टोटल लगा लेंगे। टोटल हुआ यहाँ पर 1,59,000, यहाँ हुआ 96,000। अब सेम यहीं पर करते हैं ऐसे 1,59,000 और 96,000 और इसके बाद इसका बैलेंस आएगा 87,000 और इसका बैलेंस आएगा 1,53,000। तो हमारा ये हो गया बैलेंस CD। ये हम अगले अकाउंट जो बनाएंगे, अगले साल के अकाउंट बनाएंगे तो हमारा बैलेंस अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का ये माना जाएगा। ये हमारी पूरी एडजस्टमेंट ऑफ, ये वाला क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ और इसमें जनरल एंट्रीज भी हो गई, कैपिटल अकाउंट्स में क्या उसका करेक्शन होता है वो भी हो गया। इसका मतलब हमने पिछले वाले सेशन में हमने प्रॉफिट्स के बारे में समझा था, उसको कैसे कैपिटल अकाउंट में डालना है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रिजर्व्स ऑफ फंड्स की तरफ। इस सेशन में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट और लॉसेस का तो आप ट्रीटमेंट कर चुके हो। कभी कभी रिजर्व्स, एक्चुअली हम लोगों को मालूम नहीं होता रिजर्व्स होते क्या हैं। रिजर्व्स मैंने यहाँ पर पूरे तरह समझाया भी है, ये आपके थ्योरेटिकल पार्ट में भी काम आएगा और आप समझने में भी अच्छा लगेगा आपको। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिजर्व्स इन ए फर्म और कंपनी। कई तरीके के रिजर्व्स होते हैं फर्म में या कंपनी में। ऑल दीज रिजर्व्स ऑफ फंड्स आर मेंटेन्ड ड्यू टू टाइमली नेसेसिटीज ऑफ ए फर्म विच अराइजेज ऑन द ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। कभी कभी हम लोग रिजर्व्स वगैरह में समझ नहीं पाते रिजर्व्स बनते क्यों और रिजर्व्स होते क्या है। एक्चुअली जो टाइम टू टाइम नीड होती है कंपनी की कि कभी हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, कभी हमें ये चीज़ खरीदनी है, कभी हमें वो करना है, तो उस चीज़ के लिए इकट्ठा फंड निकालना ऑनगोइंग बिजनेस में से एक टिपिकल टास्क होता है। लेकिन अगर हम ऑनगोइंग बिजनेस में से प्रॉफिट में से अपना कुछ हिस्सा एक जगह पर जमा करते रहें या इकट्ठा करते रहें तो क्या होगा, जब ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की, तो हम उस फंड को ख़त्म करेंगे और हम वो चीज़ प्रिपेयर कर लेंगे। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन आपने बहुत बनाए थे, उसमें 1-2 एंट्रीज होती थी डेप्रिसिएशन फंड की। तो डेप्रिसिएशन जो फंड होता है एक्चुअली, मैं उसके बारे में हल्का सा आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा। डेप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है कंपनी को। मालूम है कि ये मशीन हम खरीद रहे हैं, ये 5 साल बाद ख़राब हो जाएगी, तो हम डेप्रिसिएशन की अगर यूज़ ना करते अकाउंटिंग में तब भी कोई बात नहीं थी। एक तरह से हमारे मन में तो ये आता है कि हमारे लिए वो उसकी कोई ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि जब हमारी मशीन में रिपेयरिंग करी, हमें रिपेयरिंग का खर्चा डाल देंगे। जब हमने उसमें कुछ किया, ख़राब हो गई तो हमने फेंक दिया और स्क्रैप वैल्यू हमने अपने अकाउंट में प्रॉफिट में डाल दी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी 5 साल बाद मशीन ख़राब हुई, एक बिजनेस है जिसमें वो मशीन की सबसे बड़ी अहमियत है। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जो हमारे जो फ्लैक्स लगते हैं,
जो हमारे एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं उनमें एक मशीन आती है जिनका पूरा का पूरा बिजनेस उसी मशीन पर निर्भर होता है। अगर वो बिजनेस में से रुपया वो डेली अपना यूज़ करते रहें और प्रॉफिट्स को अपने पास से बांटते रहें, खर्च करते रहें, और उसके बाद जब उनको मशीन अगर बाय द वे ख़राब हो जाती है तो एक बहुत बड़ा कैपिटल लॉस कंपनी के सामने खड़ा हो जाएगा कि 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए इकट्ठा कहाँ से लाएंगे उस मशीन को लाने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने फंड्स को काटना पड़ेगा। तो जब अपने फंड्स को काटेंगे कब, जब फंड्स पहले से होंगे, या उन्हें फिर से अपनी नई कैपिटल लानी पड़ेगी। अगर फंड्स नहीं बनाए होंगे तो उन्हें अपने घर से फिर से कैपिटल लानी पड़ेगी। तो वो चीज़ तो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। जब आप उसी मशीन से कमा रहे हो तो उसी मशीन का कुछ हिस्सा प्रॉफिट का आप एक जगह पर इकट्ठा करते रहिए, जिससे कि जिस टाइम पे वो मशीन ख़राब हो तो वो हम उसमें से रुपया लेके उसमें कर लें। लेकिन मैंने आपको शायद उस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा 11th में कि हमेशा जो लाइफ होती है उससे डिवाइड किया जाता है आपकी कॉस्ट को। मान लो अगर एक मशीन की कॉस्ट आई 1 लाख रुपए की और उसके बाद 10% 10 ईयर्स का उसका वो है टाइम पीरियड है, तो हर साल हमारे 10,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हो रहा है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन अगर हम 10,000 रुपये हर साल बचाते रहेंगे तो हमारा वो रुपया 10 साल बाद इकट्ठा हो जाएगा, और जब वो मशीन ख़राब होगी तो हम एक नई मशीन खरीद लेंगे। इससे प्रॉफिट पे भी असर नहीं पड़ता, इससे ऑनगोइंग बिजनेस में भी असर नहीं पड़ता, और हमारा काम पूरा हो जाता है। तो यही होता है। मैं इसमें आगे बताता हूँ। रिजर्व्स कैन वी अंडरस्टैंड सेम एज ए पिगी बैंक फॉर द चाइल्ड। जब हम बच्चे थे जब, तो पिगी बैंक बनाते थे। पिगी बैंक मतलब क्या होता है, हमारी गुल्लक होती है छोटी सी। इफ़ चाइल्ड वांट्स टू बाई सम टॉय, अगर वो एक बच्चा अपना एक खिलौना लेना चाहता है और उसकी पॉकेट मनी कम है उससे टॉय के अमाउंट से, तो वो क्या करता है, अपने पॉकेट मनी को रुपया जोड़ के वो पिगी बैंक में डालता रहता है, और जिस समय उसके टॉय के अमाउंट के हिसाब से उसके कैलकुलेट होके रुपये पूरे हो जाते हैं तो पिगी बैंक खोल लेता है और उसमें से रुपया निकालता है और वो टॉय ले आता है। ये मैंने एक एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि रिजर्व रन फंड्स को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि जैसे एक पिगी बैंक बच्चे के लिए होता है, वैसे ही रिजर्व फंड्स एक कंपनी के लिए होते हैं। सिमिलरली इन द ऑनगोइंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द फर्म देयर आर मैनी सच एक्सपेंसेस और क्लेम्स विच विल और कुड एराइज, ये हो सकते हैं या होते हैं एराइज एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मालूम नहीं होता कब एकदम से आ जाएं। इसको हैंडल करने के लिए, टू हैंडल दिस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस या क्लेम्स को, द फर्म और कंपनी नीड टू रिटेन सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, उन्हें कंपनी को रिटेन करना होता है अपने प्रॉफिट्स के पार्ट को एक तरफ रख के, सो दैट जिस समय उन्हें ज़रूरत हो उस समय पर उसका हम यूज़ कर सकें। ऑल दीज रिटेन प्रॉफिट्स, ये जितना भी हम रिटेन करते हैं प्रॉफिट, ये हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए अलग टाइप के रिजर्व्स या फंड्स के लिए। सो वी कैन से दैट ऑल द रिजर्व्स और फंड्स आर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स एंड देयरफॉर इट इज ट्रीटेड एज सेम एज वी ट्रीट द प्रॉफिट्स। जैसे मैंने अभी आपको प्रॉफिट की एंट्रीज करके बताई थी, अगर रिजर्व फंड्स भी हमने बिजनेस में पड़े हुए थे और वो ओल्ड रेशियो में बट गए थे और फिर वो न्यू रेशियो में हम उन्हें फिर से लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रीटमेंट हम प्रॉफिट के संग करते थे वही ट्रीटमेंट हम इसमें भी करेंगे। तो अब बात करते हैं रिजर्व फंड जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। एक है जनरल रिजर्व, अगला है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। इनके बारे में मैं डिटेल अभी अगले वाले स्लाइड में बताऊंगा आपको, लेकिन इनमें ये आप ध्यान रखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो ये दो फंड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इसके। जनरल रिजर्व, ये रिजर्व कॉमन होते हैं बहुत ज़्यादा और मेंटेन्ड होते हैं हर एक बिजनेस फर्म में। जनरल रिजर्व तो जनरल, जैसे हम बोलते हैं जनरल स्टोर पर हर चीज़ मिलती है, वैसे जनरल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है
जिसमें किसी रिजर्व का नाम नहीं दिया गया, लेकिन जनरली हमने एक रिजर्व बना लिया है कि कोई भी अगर हमारे पास मिसहैपनिंग होती है, हम पे कोई आपदा आती है, हम इसमें से रुपए निकाल के उसका यूटिलाइज कर लेंगे। और कंपनी टू ओवरकम जनरल एक्सपेंसेस ऑफ क्लेम्स और इफ एनी स्पेसिफिक फंड इज यूटिलाइज फुल्ली, अगर कोई स्पेसिफिक फंड, मैं आगे और फंड्स बताऊंगा, अगर कोई स्पेसिफिक फंड पूरा पूरा यूटिलाइज हो गया। मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक फंड मैंने बनाया था डेप्रिशिएशन के लिए। अब डेप्रिशिएशन फंड पूरा यूटिलाइज हो गया और हमें अभी भी मशीन के लिए, मशीन लाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए कुछ रुपया और ज़रूरत पड़ती है, तो हम कहाँ से लाएंगे? जनरल फंड में से लाएंगे। अगर जनरल रिजर्व में से लाएंगे, जनरल रिजर्व में अभी पूरा नहीं पड़ता, तब पार्टनर्स या जो ओनर है वो अपने घर से रुपए लाएगा। ये चीज़ होती है। अगर प्रॉफिट्स है मेरे पास या जनरल रिजर्व है मेरे पास, तो पहले मैं उसका यूटिलाइज करूँगा, उसके बाद अगर तब भी हम पे कमी पड़ती है तो वो अपने घर से लाते हैं। इसी जिस चीज़ से बचने के लिए हम लोग करते हैं काम, उसी चीज़ में से हमें करना पड़ता है वो चीज़ को। जनरल रिजर्व क्या है? जनरल एक्सपेंस के लिए होता है। अगर कोई और इसलिए भी होता है, कोई एक फंड पूरा तरह यूटिलाइज हो जाएगा तो हम इसमें से पेंडिंग अमाउंट को, जो पेंडिंग अमाउंट है उसमें से इस रिजर्व को यूटिलाइज कर लेते हैं। अगला क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड। ये किसी भी नाम से सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से भी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड नाम से भी। अब ये कौन सा फंड होता है? ये फंड वर्कमैन, जानते हो जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं या मतलब हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए वर्कमैन नाम दिया गया है। कंपनसेशन फंड क्यों है? मान लो कोई जो काम करने वाला बंदा है उसको कोई चोट लगती है या मिसहैपनिंग में उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी होता है, तो इस फंड से उसे कंपनसेशन दिया जाता है, उसकी फैमिली को या उसको कंपनसेशन दिया जाता है कि हमारे यहाँ काम करते हुए ये हुआ है, तो हम इसमें, तो हर एक कंपनी ये फंड मेंटेन करती है और उस फंड में से इस चीज़ को, मिसहैपनिंग का अमाउंट को पूरा किया जाता है। ये रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं, एक्सपेंसेस जो कि वर्कमैन के होते हैं, और बेसिकली मैंने लिखा है इसमें एक्सीडेंट के लिए, एट टाइम ऑफ वर्किंग इन द फर्म, जब काम कर रहा होता है वो, तब उसके कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनसेशन को पे करने के लिए होता है। अब ये मालूम नहीं होता, ये फंड हमेशा बना रखा रहेगा, ये मालूम नहीं होगा कब ऐसा क्लेम आ जाएगा, क्योंकि कोई चाहता नहीं है कि मिस हैपनिंग हो, लेकिन अगर मिस हैपनिंग हो जाए तब क्या करेंगे? ये चीज़ है एक अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। ये मालूम नहीं होता कि ये होने वाला है, अगर हो गया तो क्या करेंगे? तो ये चीज़ वर्कमैन कंपनसेशन फंड उस आपदा से हमें छुटकारा प्राप्त करने के लिए होता है। अगला है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जैसे कि इन्वेस्टमेंट तो जानते हो आप, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर हम अपनी कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में रुपया इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए या एक ईयरली रिटर्न के लिए कि 8% रिटर्न मिलेगा, 10% रिटर्न मिलेगा, हो सकता है हमने ज़्यादा रिटर्न के लिए, रिटर्न की कामना के लिए हमने किसी और में हमने इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उसी को डील करने के लिए होता है। अभी मालूम नहीं है शेयर मार्केट ऊपर ही जाएगा या शेयर मार्केट नीचे भी आ सकता है। अगर वो लुढ़का तो हमारे फंड्स को नुकसान होगा। अब वो नुकसान की भरपाई मैं कहाँ से करूँगा? अगर मैं ये फंड नहीं बनाऊँगा तो जो वो नुकसान उस इन्वेस्टमेंट में होगा, मान लो वो रुपये लेके भाग गया कोई इन्वेस्टमेंट वाला, तो मैं अगर ये फंड नहीं बनाऊँगा तो सीधा सीधा जो उसका बर्डन है, उस लॉस का बर्डन है, वो सीधा सीधा मेरे कंपनी में पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन एवरी फर्म कंपनी के पास एक डिपॉजिट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने फंड्स की ग्रोथ के लिए। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं? अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। दैट इज इट कैन गिव द फर्म और कंपनी आइदर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस भी दे सकते हैं। टू कंपेंसेट द लॉस, प्रॉफिट के केस में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो ये फंड उस कंडीशन के लिए बनाया जाता है बाय द फर्म, एंड द लॉस इज सेटल्ड बाय दिस अकाउंट, और लॉस को हम सेटल करते हैं इस अकाउंट में, सो दैट द ऑनगोइंग बिजनेस एक्टिविटीज रिमेन अनअफेक्टेड, बिजनेस एक्टिविटी हमारी अनअफेक्ट रहती है। अब ये चौथा मैंने इसमें डाला है पॉइंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप पढ़ चुके हो पहले, जो आप 11th क्लास में इसको पढ़ चुके हो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सबसे ज़्यादा टफ एडजस्टमेंट होती थी
किसमें, आपके 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब ये हमारी लगती थी, हाँ, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में हम लोग को कंपनी में जब काम कर रहे होते हैं तो हमें नहीं मालूम, हमें मालूम होता है कि डेटर्स हमारे मान लो 1.5 लाख रुपए के डेटर्स हैं, डेटर्स हमारे 1.5 लाख रुपए के हैं, बट ये नहीं मालूम होता कि इसमें से कितने लोग ईमानदार हैं और कितने लोग बेईमान हैं। अब बेईमानी किसी के चेहरे पर तो लिखी नहीं होती है, तो हमें किसी भी कंपनी वाले को, किसी भी फर्म वाले को, किसी भी आदमी को ये नहीं मालूम होता कि जो ये उधार दिया है ये मुझे पूरा टाइम से मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक प्रोविज़न बनाया जाता है बैड डेट्स का। अगर बाय द वे एक चीज़, एक आदमी कोई भाग जाता है तो वो अमाउंट मैं इस फंड से, इस प्रोविज़न से, इस रिज़र्व से मैं उसे पूरा कर लूँ। तो बैड डेट्स का प्रोविज़न अगर हम बनाते हैं और बाय द वे एक्चुअल बैड डेट्स आता है तो इस फंड से उसको हम ओवरकम कर लेते हैं। फॉर एवरी फर्म और कंपनी इट इज़ अनसर्टेन टू प्रेडिक्ट, ये प्रेडिक्ट करना अनसर्टेन होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ बैड डेट्स, एक्चुअल अमाउंट क्या होगा बैड डेट्स का इन अ पर्टिकुलर ईयर, बट इट इज़ श्योर दैट द फर्म और कंपनी will have to bear some amount of bad debts, so this provision is made with the help of past years performance of debtors। पिछले साल के परफॉर्मेंस से कि मेरे बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि 2% के बैड जो डेटर्स हैं वो रुपये देते नहीं हैं, वो भाग जाते हैं या मतलब वो दे नहीं पाते, असमर्थ होते देने में। तो इसका मतलब है पास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस डेटर्स का हमें बता देता है कि हमारे बिजनेस में कितना परसेंटेज का लॉस होगा या नहीं होगा। व्हेन द बैड डेट्स ऑकर, जब हमारा बैड डेट्स वाकई में होता है तो हम ओवरकम कर सकते हैं इसको प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स से या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स से। डाउटफुल डेट्स क्या होता है, हमें डाउट है कि ये दे सकता है और दे भी नहीं सकता। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्या होता है, प्रोविज़न बैड डेट्स से होता है कि हमें मालूम है कि इतने लोग तो रुपये देंगे ही नहीं। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ये हम लोग मानते एक ही हैं, लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है, बैड डेट्स का मतलब है हमने एक सोच के रखा है कि ये रुपये देंगे ही नहीं। एक होता डाउटफुल डेट्स कि ऐसा हो सकता है कि ये दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ये हमारी इसमें क्लियरिटी आती है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। हम रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जब रिकन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, इफ़ द अमाउंट ऑफ लॉस क्लेम इज़ लेस देन, जब अमाउंट या लॉस का क्लेम का अमाउंट कम होता है या इक्वल होता है रिजर्व फंड के, देन इट विल बी फर्स्ट सेटल्ड। जब ये मैं बात कर रहा हूँ रिकन्स्टिट्यूशन के टाइम का, जब हम फर्म को रिकन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं तो जितने भी रिजर्व फंड्स होते हैं पुरानी फर्म में वो सब हम ख़त्म करते हैं और एक नई फर्म में एक हम बिल्कुल नया तरीके से काम करते हैं। रिकन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं अगली सेशन में बताऊँगा, लेकिन तब भी आपको एक छोटा सा बता दे रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि रिकन्स्टिट्यूशन के टाइम में जब हम अपना पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट अगर हम अपना चेंज कर रहे होते हैं, चेंज हो रहा होता है शेयरिंग प्रॉफिट में, तो इसका मतलब होता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी गलतियां वहीं पर रोक देंगे, पुरानी अच्छाइयां वहीं पर रोक देंगे और अब नई सिरे से फर्म को चलाना स्टार्ट करेंगे। तो जो लॉस या क्लेम होता है वो रिज़र्व फंड के अमाउंट में से, उस रिलेटेड रिज़र्व फंड में से हम घटा देते हैं और अगर रिमेनिंग अमाउंट जो बचता है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बिल्कुल ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो तब तक ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटते हैं। अगला है अगर अमाउंट और लॉस क्लेम इज मोर देन, अगर ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक बात होती है, मैंने यहाँ पर कर दी लेस। अगर मान लो मेरा क्लेम था, क्लेम आगे मैंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया हुआ था 1 लाख रुपए का, और वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड था, जो क्लेम था वो आया 80,000 रुपये का, तो 80,000 रुपये तो मैं क्लेम में दे दूंगा। 20,000 रुपये को जो पार्टनर उस समय अवेलेबल होंगे, उस समय रहे हैं, वो लोग आपस में बांट लेंगे। किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अगर वो क्लेम आया हमारा 1,20,000 रुपये का, तो फंड कितने का है, 1 लाख का, और आया क्लेम कितने का, 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का एक्सेस आया। इफ़ द अमाउंट ऑफ लॉस ये ज़्यादा होता है रिजर्व फंड के अमाउंट से, तो फर्स्ट रिजर्व फंड को पूरा यूटिलाइज कर लेंगे। 1 लाख रुपये तो हम रिजर्व फंड में से निकाल लिया,
अब 20,000 रुपये कहाँ से लाएंगे, तो 20,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा, विच इज़ मेड, जो कि बनता है रिकन्स्टिट्यूशन के टाइम पे फर्म के। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको अगले सेशन में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। और मैंने एक इम्पॉर्टेंट नोट और दिया है, रिजर्व फंड्स विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओनली, केवल, अनलेस एनी अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है तभी वो किसी और चीज़ में बटेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अनलेस एनी अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर वो रिजर्व फंड पहले से बांट दिया गया है और मालूम पड़ा ये कि कब होगा, जैसे मान लो 31 मार्च 2018 को डिसीजन पास हुआ है ना, और हम 31 अप्रैल का प्रॉफिट पहले ही बांट चुके थे, उससे पहले मतलब 31 अप्रैल को पास हुआ या मतलब उसके बाद पास हुआ, और ये पास हुआ कि वो उस साल से लगेगा, ये 1 साल पहले से लगेगा। अब 1 साल पहले से लगेगा तो 1 साल के अंदर के सारे प्रॉफिट्स हम बांट चुके होंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ चुका होगा तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे तो हम अपने अकाउंट्स की बुक्स चेंज नहीं कर सकते। जब अकाउंट्स की बुक चेंज नहीं कर सकते तो केवल एक छोटी सी जनरल एंट्री पास होती है, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बेसिस पर होती है, और उसके बेसिस पर हम केवल एक एंट्री पास करके जिसको देना है वो देगा, जिसको लेना है वो लेगा, जिसको देना है उसका डेबिट अकाउंट हो जाएगा, जिसको लेना है उसका क्रेडिट अकाउंट हो जाएगा। बस ये एंट्री पास करके हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो रिजर्व फंड के बारे में आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि रिजर्व फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हमेशा होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ना कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या अगर क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है तभी कुछ चेंज होगा, वरना कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसके आपको एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ, इससे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा रिजर्व फंड्स में हमें करना क्या है। सेकंड एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं, जो XYZ who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of rupees 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of 80,000 against it. इसका मतलब ये पहले से बता नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, केवल रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है 1,80,000 20,000 का, और क्लेम कितने का आया 80,000 का आया। तो एक सिंगल एंट्री पास होगी इसमें। तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर डेट हो गया, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, इसके बाद यहाँ पर हो गया LF, और यहाँ पर हो गया अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इसमें हमें एक एंट्री जो पास करनी है वो कैसे करेंगे अपन लोग, यहाँ पर आएगा हमारा डेट कौन सी है, डेट इसमें दी नहीं है तो डेट के कॉलम खाली छोड़ देंगे। अब कितना है 1,20,000 का रिजर्व है। रिजर्व हमेशा क्रेडिट साइड में होता है, और जब हम किसी भी अकाउंट को जब हम ख़त्म कर रहे होते हैं, अगर वो क्रेडिट का होगा तो उसे डेबिट करेंगे, अगर वो डेबिट का होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। ये तो आपको सिंपल 11th क्लास में क्लियर हो चुका होगा, नहीं हुआ है तो आपको एक बार बता देता हूँ। कोई भी अकाउंट अगर क्रेडिट का है, क्रेडिट अकाउंट साइड में पड़ा हुआ है या क्रेडिट नेचर का है, तो उसको जो हम समाप्त कर रहे होंगे या उसको ख़त्म कर रहे होंगे तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर डेबिट साइड का कोई अकाउंट है, डेबिट नेचर का अकाउंट है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंट्री करके ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर इस अकाउंट को क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। अब 2 में आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट, और 2 वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट।
अभी हमने दिया नहीं है, अगर दे देते पे कर देते तो हम ये करते वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट क्लेम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, जो भी एंट्री होती है वो करते। तो अब ये लायबिलिटी में पहुंच जाएगा, लायबिलिटी में से ये खत्म होगा और इन में बढ़ेगा और ये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब लायबिलिटी साइड इतने से कम होगी और इतने से बढ़ जाएगी। तो इक्वल वहाँ पर इक्वल अकाउंटिंग टर्म्स के हिसाब से, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से इक्वल रहेगा सब कुछ। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, 1,20,000 का। एक्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो 12,000, 12,500। लेकिन पहली बात है 80,000 का क्लेम है, तो हमारा 80,000 का क्लेम होगा, तो 80,000 हमारा यहाँ आ गया। अब कितना बचा, 1,20,000 में से 80,000 माइनस हो गया, चला गया क्लेम में, तो बचा 40,000। 40,000 का अगर हम इससे करेंगे तो 4,000, 4,500 20,000 आएगा इसका, और इसका आएगा 12,000 और इसका आएगा 8,000। ये कैसे आया, ये आएगा 40,000। और 40,000 कैसे आया था आपको ये मालूम होगा, ये आया था आपका 1,20,000 माइनस 80,000, इससे हमारा ये निकल के आया था। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इंटू 5/10, 4,5/10 ये आ गया। अब 40,000 का ही 3/10 और 40,000 का ही 2/10। इस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की पूरी एडजस्टमेंट्स हो जाएगी। और हम यहाँ पर लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ वर्कमैन compensation done in old profit sharing ratio। तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। इस क्वेश्चन में ए बी सी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ये ओल्ड रेशियो है। अब फ्यूचर में वो करेंगे 2:3:5। गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में पड़ा हुआ है उनके में 20,000 का। जिस टाइम पर चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 95,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू मतलब जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने लिया हुआ था किसी कंपनी का, वो उसका बुक में तो अपीयर है 1 लाख का, और इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू है 95,000 की। इसका मतलब 5,000 का लॉस हो चुका है उस इन्वेस्टमेंट में। जब 5,000 का लॉस हो चुका है तो उस 5,000 को लॉस को हम कवर कैसे करेंगे, और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 का, 5,000 का लॉस कवर तो उससे हो जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बचेंगे 15,000 रुपीज़, और 15,000 रुपीज़ को ए बी सी तीनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। तो अब इसकी एंट्री पास करते हैं। तो पहले हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में जो कमी आई है उस इन्वेस्टमेंट को पूरा करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारा कितना होगा, इन्वेस्टमेंट तो हुआ 5,000 का, इसमें से पूरा रुपये निकालेंगे 20,000 का। अब वो हुआ 1,500, तो 7,500 तो जाएगा इसके अकाउंट में, 4,500 जाएगा बी के अकाउंट में, और 3,000 जाएगा सी के अकाउंट में। तो अब यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन ओल्ड रेशियो। इस क्वेश्चन के साथ ही
हम लोगों का आज का सेशन ही ओवर होता है। लेकिन अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस सेशन को और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और संग में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि मैं आपको अगली बार जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपको उसका इंटीमेशन मिल जाएगा। लेकिन मैं अगले सेशन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म के बारे में पूरी डिटेल में और विद न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा। तो हैव ए गुड डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।